हाय फ्रेंड्स, दिस इज आकाश। आज हम पुरानी वाली कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे जो हमने पिछली वीडियो में सीखी थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं पुरानी वाली चीज़ों को। तो हम लोगों ने पुरानी वाली चीज वीडियो में क्या देखा था? पुरानी वाली वीडियो में देखा था कि कैसे फ्रांस की क्रांति के बाद, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कैसे सोसाइटी चेंज होने लगती है, कैसे नए नए आइडियाज़ इवॉल्व होते हैं, कैसे लोगों ने उससे आइडियाज़ को इंटरप्रेट किया। कुछ लोगों का मत था कि आइडिया को पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया जाए, मतलब चेंज लाया जाए। कुछ का मानना था कि चेंज नहीं लाया जाए, और कुछ का मानना था कि बीच बीच वाला चेंज हो, मतलब ना ज़्यादा चेंज हो ना कम चेंज हो। तो इसके आधार पे हमने लोगों को बांट भी लिया था। कुछ लोगों को कहा गया लिबरल्स कहा गया, कुछ को कंजर्वेटिव कहा गया, और कुछ को रेडिकल्स कहा गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप एक बात जान लीजिए कि कोई भी सोसाइटी क्यों चेंज करती है, चेंज क्यों आती है। जब पुरानी वाली व्यवस्थाओं से लोग नाखुश होते हैं, इसीलिए तो चेंज आती है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या थी उस समय की सोसाइटी और क्या उस समय की सोसाइटी में प्रॉब्लम थी। तो 19वीं सेंचुरी की बात है, यूरोप की बात है। ये समय क्या था? ये समय सोशियो इकोनॉमिक, इस समय में सोशियो इकोनॉमिक चेंज हो रहे थे। नए नए इंडस्ट्रीज सेटअप हो रहे थे, रेलवेज का एक्सपेंशन हो रहा था, लोग नए नए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, नए नए शहर भी बस रहे थे। इससे क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो लोग बाहर गए, अपने घरों को छोड़ के बाहर काम करने के लिए गए। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने साथ एक प्रॉब्लम क्यों भी लेके आया। अब प्रॉब्लम क्या थी? तो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लोगों की वर्किंग आवर्स बढ़ गई। वर्किंग आवर्स मतलब क्या? ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता था, तो लोगों की वर्किंग आवर्स बढ़ गई। फिर क्या था कि पुअर वेजेज हो गए, लोगों की वेजेज कम हो गई। वेजेज कम क्यों हो गई? क्योंकि एक ही काम को करने के लिए बहुत सारे मजदूर वहाँ पे रहते थे। बहुत सारे मजदूर एक ही काम को करने के लिए वहाँ पे रहते थे। इससे क्या था कि इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर कोई मजदूर 4 रुपये मांगता था तो कोई दूसरा मजदूर मान लीजिए कि 2 रुपये में काम कर लेता था। तो इससे कहीं ना कहीं जो 4 रुपया जो मजदूर मांग रहा था उसको तो जॉब नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं वो अनएम्प्लॉयड ही रह गया। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी। अब लोग जब बाहर आए थे तो हाउसिंग फैसिलिटी भी चाहिए थी, सैनिटेशन फैसिलिटी भी चाहिए थी। तो इससे में क्या था कि हाउसिंग फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, सैनिटेशन फैसिलिटी भी नहीं थी। फिर से क्या था कि लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे, लिबरल्स मैं आपको बता चुका हूँ पहले एक लिबरल्स कौन थे। लिबरल्स वैसे व्यक्ति थे जो चेंज चाहते थे, रेडिकल्स भी वैसे ही व्यक्ति थे जो चेंज चाहते थे। तो लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे वो इस व्यवस्था को चेंज करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जितनी भी वर्किंग पीपल हैं वो वेल एजुकेटेड हो, पॉपुलेशन हेल्दी हो। इससे क्या होगा कि ग्रेटर प्रॉफिट होगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लिबरल्स और रेडिकल्स उस समय इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो वो अपने इंडस्ट्रीज में काम करने वालों मजदूरों को के बारे में सोचते थे कि अगर ये ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, ज़्यादा हेल्दी होंगे, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनसे काम ले सकते हैं। लेकिन वो इस चेंज को कर नहीं पाते थे। वो सोचते थे कि चेंज को करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्दी करें जिससे हम लोग को प्रॉफिट हो। लेकिन वो इस चेंज को कर नहीं पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि उनको ओल्ड अरिस्टोक्रेसी में प्रॉब्लम थी। ओल्ड अरिस्टोक्रेसी क्या थी? ओल्ड अरिस्टोक्रेसी वैसी मतलब रूल करने वाली पार्टी, रूल करने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी जो 1815 के बाद बनी थी। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन की हार के बाद जो यूरोप में जैसी शक्तियाँ आई थी, जैसी शक्तियाँ राज कर रही थी, उन्हीं को बोला जाता था ओल्ड अरिस्टोक्रेसी। तो ओल्ड अरिस्टोक्रेसी ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए लिबरल एंड रेडिकल्स भी ऐसा नहीं कर पाते थे। अब क्या था, कुछ रेडिकल्स और लिबरल्स, उनके साथ कुछ रिवोल्यूशनरी ये चाहते थे कि इस साम्राज्य को हटाया जाए। चारिस्ट साम्राज्य जो है, जो रसिया में रूल करती थी, इसको हटाया जाए। तो बहुत सारे उन्होंने मूवमेंट भी किए। बहुत सारे उनमें से कुछ इटालियन नेशनलिस्ट एक थे जिनका नाम जिसप मेजिनी था। उनके बारे में लोग, इंडिया के लोग भी पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने
चेंज करना चाहा था, कैसे मूवमेंट किया था, इससे बहुत लोग इंडिया के इंस्पायर भी हुए थे, बहुत लोग उनके बारे में पढ़ते भी थे। अब जानिए कि सोशलिज्म जो था, अभी तक तो हमने जाना कि चेंज क्या था, चेंज चाहिए था सोसाइटी में। अब हम बात करेंगे कि सोशलिज्म जो था, सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी था, एक चेंज की आइडियोलॉजी थी। तो चेंज की आइडियोलॉजी थी तो ये कैसे यूरोप में आई। तो मिड 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि सोशलिज्म का आइडिया बहुत ही ग्रो करने लगा, उसे मास अटेंशन मिलने लगा। जो इस आइडियोलॉजी को मानते थे उन्हें सोशलिस्ट कहा गया। सोशलिस्ट का मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम है सोसाइटी में, उसकी मूल जड़ प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही मूल जड़ समझते थे कि जितनी भी सोसाइटी में ऊंच नीच, वेजेज कम है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इसका कारण क्या है, इसका कारण सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी ही है। तो उन्होंने सोचा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटाया जाए। उनका मानना था कि इंडिविजुअल जो हैं उनकी खुद की प्रॉपर्टी है और वो वर्कर्स को अपने अंडर काम कराते हैं, लेकिन उनको वर्कर्स के कंडीशन से कोई मतलब नहीं है। वर्कर्स की कोई कितनी भी कंडीशन बुरी है उनसे कोई मतलब नहीं है, वे सिर्फ उनसे फ़ायदा लेना चाहते थे और वे अपना बस काम निकालना चाहते थे। वे वर्कर से काम कराते थे, फ़ायदा कितना भी हो लेकिन उनकी वेजेज फिक्स रहती थी। मान लीजिए आज 100 रुपये का अगर फ़ायदा हुआ, लेकिन वर्कर की वेज अगर 2 रुपये है, तो अगर किसी दिन 40 रुपये का फ़ायदा होता है तो भी उनकी वेजेज 2 ही रुपये दी जाती थी, और 100 रुपये किसी दिन फ़ायदा होता था तो भी उनकी वेजेज 2 रुपये ही दी जाती थी। तो इससे क्या होता था, इससे होता ये था कि वे अपने इंडस्ट्रियलिस्ट तो ग्रो हो जाए, अपने आप को ग्रो कर लेते थे, लेकिन कि वर्कर की कंडीशन वही की वही रह जाती थी। तो उन्होंने सोशलिस्ट जो थे उनका मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही इस समस्या की मूल जड़ है। तो उन्होंने चेंज चाहा। बहुत से ऐसे लोग हुए जिनको जो अपने अपने आइडिया दिए कि कैसे चेंज को दिया जाए। बहुत लोगों का मानना था कि कोऑपरेटिव को लाया जाए, कोऑपरेटिव समाज को लाया जाए। कोऑपरेटिव समाज क्या थी? कोऑपरेटिव समाज ये थी कि बहुत सारे लोग एक जगह मिल के काम किए, फिर उस प्रॉफिट को जैसे जैसे उन्होंने वर्क किया है, जिस हिसाब से उन्होंने वर्क किया है, उस हिसाब से वो प्रॉफिट को वो आपस में बांट लें। तो उन्हीं में से कुछ कुछ सोशलिस्ट थे जिनका नाम था, पहले 4 सोशलिस्ट आपके बुक में दिए हैं, जिनमें पहले सोशलिस्ट का नाम है रॉबर्ट ओवेन, दूसरे का लुइस ब्लैंक, तीसरे का फ्रेडरिक एंगल एंड चौथे का कार्ल मार्क्स। अब एक एक करके हम इनके आइडियोलॉजी को और ये क्या किए थे उनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रॉबर्ट ओवेन की। रॉबर्ट ओवेन क्या थे? रॉबर्ट ओवेन का मानना था कि एक कोऑपरेटिव बनाया जाए, और उन्होंने एक कोऑपरेटिव बनाई भी। न्यू हार्मोनी नामक एक कोऑपरेटिव बनाई जो कि यूएसए इंडियाना में बनाई थी। फिर लुइस ब्लैंक आया। लुइस ब्लैंक का क्या आइडिया था? लुइस ब्लैंक का आइडिया था कि उन्होंने इस रॉबर्ट ओवेन की आइडियोलॉजी में थोड़ा सा और ऐड कर दिया। वो बोले कि इंडिविजुअल इनिशिएटिव से अच्छा है कि गवर्नमेंट भी कोऑपरेटिव को सपोर्ट करे। उनका भी मानना था कि कोऑपरेटिव समाज आए यूरोप में, और लेकिन उनका मानना था कि गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करे। ये सिर्फ इंडिविजुअल से नहीं होगा, इसके लिए गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा। उसके बाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल की भी हम लोग आइडियोलॉजी को जान लेते हैं। तो फ्रेडरिक एंगल और कार्ल मार्क्स का क्या मानना था? फ्रेडरिक एंगल और कार्ल मार्क्स का मानना था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या है? इंडस्ट्रियल सोसाइटी एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है जिसमें ओनर जो है इन्वेस्ट करता है, ये ओनर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, और प्रॉफिट जो होता है वर्कर्स के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन जितनी भी प्रॉफिट है वो ओनर के पास जाती है, वर्कर की कंडीशन सेम रहती है। तो उनका मानना था कि एक कैपिटलिस्ट के एक्सप्लॉयटेशन को हम लोग को हटाना चाहिए। कैपिटलिस्ट के एक्सप्लॉयटेशन को हटाने के लिए उनको एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी पड़ेगी। रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी मतलब क्या? वैसी सोसाइटी जिसमें वर्कर या मतलब पूरे लोग एक क्या उसको बोल सकते हैं आप,
मतलब कि एक खुद ही प्रोड्यूस करे, खुद ही उसके मालिक हो और खुद ही उसको मतलब प्रोड्यूस भी करे और खुद ही उसके मालिक हो और प्रॉफिट को अपने हिसाब से बांट ले, प्रॉफिट को इंडिविजुअल की मेहनत के हिसाब से बांट ले। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऐसी समाज बनाने के लिए हमको प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूल को उखाड़ के, जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए और हम लोग को एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाना चाहिए। तो ये उनकी आइडियोलॉजी थी। फिर आगे हम चलते हैं कि सपोर्ट ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म का सपोर्ट कैसे बढ़ा। सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी थी, इसका सपोर्ट कैसे बढ़ा। अभी तक तो हमने देखा कि क्या क्या आइडिया, किसने क्या क्या आइडिया दिया, लेकिन अगर इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए सपोर्ट तो होना चाहिए। तो सपोर्ट कैसे बढ़ा, तो देखते हैं कि 1870 में क्या हुआ था कि सोशलिस्ट का आइडिया, सोशलिज्म की आइडिया पूरा यूरोप में फैल गई थी। बहुत सारे सोशलिस्ट मिलके एक इंटरनेशनल बॉडी भी बना लिए जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। अब आप पूछेंगे कि सेकेंड इंटरनेशनल क्यों, तो सेकेंड इंटरनेशनल इसलिए क्योंकि फर्स्ट इंटरनेशनल पहले ही बन चुकी थी और वो कौन बनाया था, वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक वाले लोगों ने बनाया था। तो ये तो सोशलिस्ट ब्लॉक वाले लोगों ने बनाई थी, तो इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सेकेंड इंटरनेशनल बॉडी रख ली। ठीक, अब बहुत सारे इसी के तरह बहुत सारे एसोसिएशन पूरे वर्ल्ड में बनने लगे। ये बात थी, ये पूरे वर्ल्ड में बनने लगे। इसी के तर्ज पे बहुत सारे ग्रुप काम करने लगे, बहुत सारे एसोसिएशन फॉर्म होने लगे। जैसे जर्मनी में SPD नामक ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसका SPD मतलब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। हाँ, मतलब ये जो शॉर्ट फॉर्म है थोड़ा सा उल्टा है, लेकिन ये ऐसे ही है। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बनी। फिर इंग्लैंड में लेबर पार्टी बनी 1905 में। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनी। और ये सोशलिस्ट पार्टी क्या चाहती थी, सोशलिस्ट पार्टी जितनी भी बनी थी वे वर्किंग कंडीशन को सुधारने की बात करते थे। वे चाहते थे कि वर्कर्स की कंडीशन सुधरे। वे क्या करते थे, वे करते थे कि पुअर कंडीशन में फंड सेटअप करते थे, वर्कर्स की हेल्प करते थे। वे उनके लिए रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स की बात करते थे और राइट टू वोट की भी बात करने लगे, राइट टू वोट करने। लेकिन क्या था, 1914 के पहले तक सोशलिस्ट जो थे, अब देखिए एसोसिएशन तो बनी थी, तो एसोसिएशन बनी तो कहीं ना कहीं जैसे हम लोग के देश में क्या होता है कि पार्टी बनती है, इलेक्शन में भी भाग लेती है, जीतती भी है। लेकिन 1914 के पहले तक, 1914 के पहले या 1914 तक सोशलिस्ट पार्टी जितनी भी बनी थी, जैसे जर्मनी की SPD पार्टी बनी थी, इंग्लैंड की लेबर पार्टी बनी थी, फ्रांस की सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, इन लोगों ने कभी भी एक गवर्नमेंट फॉर्म कर नहीं पाए। ये कभी भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन उनके आइडिया कहीं ना कहीं लेजिस्लेशन को शेप किया। अब जैसे आप मान लीजिए कि आपके देश में क्या होता है, आपके देश में मान लीजिए कि कोई पार्टी रूल करती है, बट क्या होता है कि उसमें बहुत सारे अपोजिशन के पार्टी भी होते हैं। मान लीजिए कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई दूसरी पार्टी के लोग जीत के जाते हैं, तो उनका भी विचार वहाँ पे पार्लियामेंट में उनका भी विचार लिया जाता है कि नहीं, उनका भी विचार, उनके भी विचारों को समझा जाता है। तो उसी तरह कहीं ना कहीं ये जीत के जाते भी थे। ये बात अलग है कि कभी उनकी पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना पाई, लेकिन वे जीत के जाते थे और वे अपने अपने आइडियाज़ देते थे। अपने अपने आइडियाज़ के कारण वो लेजिस्लेशन को प्रभावित करते थे। वो इस तरह से अपने लेजिस्लेशन को प्रभावित करते थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि ये जितनी भी पार्टियां थीं कहीं ना कहीं एक चेंज को चाहती थी, और ये चेंज सिर्फ बेस्ड थी वर्किंग कंडीशन पे, वर्कर्स की। तो थैंक यू।